Hello everyone, welcome to the chemistry solution of your PT7 ANTS engineering section, and we'll be dealing with the inorganic part now, inorganic and physical, and starting with this question number 26. Electrolysis of KH produces hydrogen. कौन से इलेक्ट्रोड पे पूछा गया है आपसे? तो देखिए, जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो यहाँ इस तरीके से प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस, यहाँ एनोड होता है, यहाँ कैथोड होता है। तो सिंस कि हम KH यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे K प्लस है और H माइनस है। K प्लस आयंस विल गो टूवर्ड्स द कैथोड एंड H माइनस आयंस विल गो टूवर्ड्स द एनोड, राइट। एंड H माइनस का ऑक्सीडेशन से बनेगा आपका हाइड्रोजन गैस, जो कि कौन से इलेक्ट्रोड पे बनेगा? एनोड, यानी कि आंसर होना चाहिए B एट द एनोड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. बोले विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ पिरामिडल शेप? नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे जैसे कि आप फर्स्ट ऑप्शन को देखें, N CH3 CH3 CH3, and because of the lone pair here it has a pyramidal shape. Now why is the situation different when I attach SiH3 in place of carbon or methyl group? So the thing is, nitrogen has a lone pair and silicon, being a third period element, has vacant d orbitals, right? अब जब भी दो एडजेसेंट एटम के बीच में अगर एक सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो और अगर एक के पास लोन पेयर और बगल के और साइड वाले एडजेसेंट एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल हो एंड उनके बीच में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेबल हो, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो सकता है। और उस बैक बॉन्डिंग की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है ये एक्चुअली कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर में। सिलिकॉन पे आ जाएगा नेगेटिव, इस पे आ जाएगा प्लस। तो इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर भले पिरामिडल जैसा होगा, बट बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग हम बोल सकते हैं कि ये ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में चला जाएगा, राइट। तो अगर हम देखें तो इन चारों में आंसर होना चाहिए बी। लेकिन एक और बात बोलना चाहूँगा, PCH3 विल बी सिमिलर टू दिस। इसमें और कोई स्कोप नहीं है। इसमें स्कोप इसलिए नहीं था बिकॉज कार्बन के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल है नहीं। और इन द फोर्थ केस, अगर सेंट्रल एटम फॉस्फोरस रहता है और एडजेसेंट एटम सिलिकॉन, तो फॉस्फोरस और सिलिकॉन दोनों थर्ड पीरियड एलिमेंट होने की वजह से उनके बीच में जो ओवरलैप होगा, जो लैटरल ओवरलैप होगा पी ऑर्बिटल्स का, वो बहुत ही वीक होगा, विच विल नॉट लीड टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट। इसीलिए आंसर डी नहीं हो सकता। तो हमारा फाइनल आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखिएगा, आपको पूछा गया है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ Na2S2O3 ऑन रिएक्शन विद Cl2 गिव्स। तो इसके लिए आपको रिएक्शन याद रहना होगा। Cl2 के साथ एक्वस मीडियम में जब रिएक्ट करता है तो इट कन्वर्ट्स टू NaHSO4 एंड HCl। अगर आप रिएक्शन बैलेंस करें तो यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 2 और यहाँ 8 आता है, राइट। तो आपसे पूछा है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2S2O3 ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन गिव्स व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स? तो आंसर होना चाहिए आपका बी, विच इज सोडियम बाइसल्फेट। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? द हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ बोरोन। तो यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोक्साइड कंपेयर किया जा रहा है। ये है हमारा BOH3 और यहाँ पे है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो BOH3 काफ़ी कॉमन कंपाउंड है, ऑर्थोबोरिक एसिड भी कहते हैं इसे। तो इससे हम ये पता चलता है कि ये कंपाउंड जो है ये एसिडिक है। लेकिन एल्यूमिनियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या होता है बेटा? एम्फोटेरिक होता है। और एम्फोटेरिक अगर होता है ये, इसका मतलब हमारा ऑप्शन होगा द हाइड्रोक्साइड of boron is acidic while that of aluminium is amphoteric. Okay, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। Coming to the next question, the heating mixture of Cu2O and Cu2S will give. Now this is a very old question. ये question in fact आपके क्लास 10 के NCERT में भी है, like the reaction between Cu2O and Cu2S, and you should remember Cu2O और Cu2S मिलके आपको कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड देते हैं, राइट। ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31। बोला गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हॉल-हेरॉल्ड्स प्रोसेस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? तो सबसे पहले हॉल-हेरॉल्ड प्रोसेस में होता क्या है? हम लोग इसको इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं। इस तरीके से रॉड्स रहते हैं और यहाँ पे भी कार्बन का लाइनिंग रहता है और हम यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मिक्स करते हैं कैल्शियम फ्लोराइड
और Na3AlF6 के साथ, इस मिक्सचर के साथ उसको मिलाने का इंटेंशन ये है कि हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मेल्टिंग पॉइंट को कमा देना चाहिए, राइट। और जब हम इसको मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद हम करते हैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट। अब जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंश्योर करते हैं हम इस तरीके से। और अगर हम देखें यहाँ पे एक ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया गया देख लेते हैं। Al2O3 is mixed with calcium fluoride which lowers the melting point of the mixture and brings conductivity. This is a correct statement. आगे बढ़े, Al3+ is reduced at the cathode to form aluminium. Yes, क्योंकि मेटल आयन है, मेटल कैथोड पे ही डिपॉजिट होगा। और फिर आपका आ रहा है Al3AlF6 serves as the electrolyte. एक्चुअली यहाँ पे अगर आप देखें तो ये Al2O3 को हम मिक्स कर रहे हैं इन सब में, राइट। तो इन सब को हम लोग बोल सकते हैं कि ये सॉल्वेंट है और ये एक्चुअली मेरा इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड मेरा इलेक्ट्रोलाइट है, whereas Na3AlF6 is actually my solvent, right. So this C statement is the wrong statement and CO and carbon dioxide are produced in this process of course, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन के जो रॉड्स रहते हैं उनका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है एनोड पे, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। ओके, तो आंसर तो है हमारा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्लोरो कंपाउंड ऑफ वेनेडियम हैज ओनली स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1.73 bm. दिस वेनेडियम क्लोराइड हैज द फॉर्मूला व्हाट? फॉर्मूला पूछा है। एटॉमिक नंबर ऑफ वेनेडियम, चलिए वेनेडियम 23 लिख सकते हैं उसे, आर्गन 4s2 3d3, राइट। अब मेरे को बताइए, बोला गया है म्यू इज इक्वल टू 1.73 bm। ये देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे ये बता रहा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 1, राइट। बिकॉज म्यू का फॉर्मूला तो आपको याद होगा, √n × n+2 bm से आता था, तो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तभी म्यू का वैल्यू 1.73 bm आता था, राइट। अब मेरे को बताइए, वेनेडियम के एटम से आप इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते जाइए और देखिए कि कौन से केस में आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है। अगर मैं वेनेडियम एटम का बात करता हूं तो उसमें आप देख सकते हैं ये तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास, राइट। वेनेडियम के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। V+ का बात करते हैं, मेरे को बताइए पहला इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होगा वो आउटर मोस्ट शेल यानी 4s से रिमूव होगा। अब 4s से रिमूव होने पे उसके पास टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4। V2+ देखें तो 4s का दोनों इलेक्ट्रॉन गया, वापस से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3। V3+ अगर हम देखें तो वापस 3d3 में से एक इलेक्ट्रॉन गया, उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा 2। और V4+ अगर हम देखें तो हमारे बोलेंगे यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, अल्टीमेटली 4 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन बचा है वो D में बचा है, 3D में बचा है 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि V4+ इज द आयन विच हैज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसी का मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 bm हो सकता है। और अगर वेनेडियम के ऊपर चार्ज 4+ है, यानी कि वो जो क्लोराइड बनाएगा वो बनाएगा VCl4 यानी कि ऑप्शन बी इज माई करेक्ट आंसर। ओके, 33 देखिए, द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट। अब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण हम जानते हैं क्या होता है, हमारा जो एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन साइज होना चाहिए था उससे काफ़ी कम मिलता है, बिकॉज ऑफ द वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स, राइट। चलिए देखें, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर मैं D ब्लॉक का एक आइडिया दूँ आपको, यहाँ पे स्कैंडियम, यहाँ पे ट्रियम, यहाँ पे लैंथेनम, यहाँ पे एक्टिनियम, राइट। और उसके बाद यहाँ पे टाइटेनियम, यहाँ पे ज़िरकोनियम, यहाँ पे हैफनियम, यहाँ पे रदरफोर्डियम, राइट। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। अब हमसे बोला गया है अबाउट लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जैसे कि यहाँ पे 57, उसके बाद यहाँ से 58 से लेके 71 तक F ब्लॉक में एलिमेंट जाते हैं जो जिनको हम लैंथेनाइड्स कहते हैं, और उसके बाद आता है हैफनियम। और यहाँ पे साइज का सिग्निफिकेंट डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से हैफनियम का एक्चुअली जितना बड़ा होना चाहिए था वो उतना बड़ा होता नहीं है। और हैफनियम का साइज जो है वो अपने ऊपर वाले एलिमेंट, यानी कि मेरे को बताइए जनरली क्या होता है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, बट द थिंग इज हैफनियम में जो साइज इंक्रीज होना चाहिए था वो हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या होगा, ज़िरकोनियम और हैफनियम का जो साइज होगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, और ज़िरकोनियम और हैफनियम हैव अबाउट द सेम रेडियस एज मेंशन्ड इन ऑप्शन नंबर सी, एंड दैट हैज टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, ये बाय द वे मैं D ब्लॉक और F ब्लॉक बना रहा था, राइट। आई होप यू फिगर दैट आउट ऑन योर ओन। ओके, क्वेश्चन नंबर 34,
Again, another theoretical question. The emulsifying agent present in milk that makes it stable is, out of these 4 options, the correct answer would be C, casein, or some people also call it casein. Next, question number 35. Question number 35 में आपको गोल्ड नंबर्स दिए गए हैं प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स के. अब आपको ये पता होना चाहिए कि गोल्ड नंबर जितना कम होगा उतना ज़्यादा उस प्रोटेक्टिव कोलॉइड का प्रोटेक्टिव पावर है. तो अगर आप देखें यहाँ पे तो A, B, C और D इनका गोल्ड नंबर्स कितना दिया हुआ है. इसका दिया है 0.5, इसका दिया है 0.01, इसका दिया है 0.1, इसका दिया है 0.005. एज यू कैन सी द लोएस्ट गोल्ड नंबर किसका है, D का है. तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव D होगा. D से नेक्स्ट अगर देखें तो B होगा, उसके बाद C और सबसे ज़्यादा गोल्ड नंबर A का है, यानी कि उसका प्रोटेक्टिव पावर मिनिमम, राइट. तो DBCA एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर C एंड दैट हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर. ओके, आते हैं आगे. इसके आगे आपका ऑर्गेनिक सेक्शन शुरू होता है. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सक्सेना. मैं पीएनसी में केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ. आज हम ANTS PT7 इंजीनियरिंग का ऑर्गेनिक का पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं. पेपर बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी से आपका कवर हो जाएगा पेपर, क्योंकि टॉपिक्स बहुत सिंपल से थे. अमीन्स था, पॉलीमर्स था, बायोमोलिक्यूल. तो यहाँ से हमारे पास में बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं. बिल्कुल मेंस लेवल का पेपर है. क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं. 36 में पूछा गया है कि कितने कोडॉन फॉर अमीनो एसिड्स होते हैं. तो प्रोटीन के टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो टोटल 3 होते हैं. तो इसमें हमारा ऑप्शन आता है ए, आंसर इज 3, क्योंकि इसमें टोटल आंसर हमारे पास में 3 है. चलिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था. नेक्स्ट में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व करते हैं. 37 भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. 37 में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द प्रोडक्ट ई. प्रोडक्ट पूछा है इन द रिएक्शन. अब ठीक से देखिए, हमें इस टाइप का एक अमाइड गिवन है. अमाइड को हमें रिएक्ट करा रखा है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस. तो ये जो रिएक्शन है ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है. तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होता है, एक कार्बन हमारे पास CO से, अगर आपको मैकेनिज्म पता होगा तो डेफिनेट सी बात है, आपको पता होगा कि ये वाला जो एक कार्बन होता है ये यहाँ से डिक्रीज कर जाता है और हमारे पास जो अमाइन बनता है वो कुछ इस टाइप का अमाइन प्रिपेयर हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास किस ऑप्शन में, देखिए दिस इज इन अवर ऑप्शन नंबर C. तो हमारे पास 37 का आंसर आता है ऑप्शन नंबर C. क्वेश्चन नंबर 38 में जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 38 में एक रिएक्शन सीक्वेंस गिवन है. हमें रिएक्शन सीक्वेंस देखते हैं. अल्कोहल को SOCl2 से रिएक्ट कराया तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये क्लोराइड फॉर्मेशन करके देगा हमको, जिसको हमें, ये हमारे लिए A गिवन है. ठीक है, इसको अगर मैं KCN से रिएक्ट कराता हूँ, KCN से, तो ये CN को सब्स्टिट्यूट करके CN लगा देगा. ठीक है, ये क्लोरीन को इसने सब्स्टिट्यूट करके CN यहाँ पे लगा दिया. ये हो गया हमारे लिए B. अब इसको हमने क्या किया, इसको हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसको रिड्यूस किया तो ये हमें C बना के देता है. तो ये हमें क्या फॉर्म करके देगा, देखिए 1 2 3 कार्बन ऑलरेडी हमारे पास, तो 1 2 ये 3 कार्बन और ये हमें अमाइन प्रिपरेशन करके देगा ऐसा. 1 2 और थर्ड कार्बन यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 1 2 और ये 3 कार्बन. ठीक है ना, तो ये हमारे पास में इस टाइप का एक अमाइन प्रिपेयर करके देता है, विच इज़ इन अवर ऑप्शन नंबर C. तो 38 का आंसर आता है हमारे लिए C करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 39 में जाते हैं. 39 में हमसे पूछा है बेसिसिटी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी पूछा है. तो ठीक से देखिए, फर्स्ट में हमें गिवन है फॉर्मामाइड, ये हो गया हमारे लिए फॉर्मामाइड. इसके बाद में हमें एक इस टाइप का कंपाउंड गिवन है NH2C डबल बॉन्ड NH2. तो अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये गुमाइडीन कहलाता है. दिस इज एक्चुअली गुमाइडीन. गुमाइडीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कहलाता है इन सब में. थर्ड में हमारे पास जो प्रेजेंट है ये हमारे पास में अमाइडीन है. तो अमाइडीन भी एक स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर आता है, ये भी एक बेसिक कैरेक्टर शो करता है. अच्छा, ये ठीक से है ना. और लास्ट में हमारे पास है एसिड अमाइड. ठीक है, तो गुमाइडीन मैंने बताया सबसे ज़्यादा बेसिक ये है, तो हमारे पास सेकंड आता है. गुमाइडीन के बाद हमारे पास आता है अमाइडीन जो हमारे पास थर्ड में है. थर्ड के बाद आता है हमारे पास में इन दोनों में इसका प्लस आई मिलेगा तो हमारे पास फोर्थ आएगा और फोर्थ के बाद में हमें फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा. तो आंसर चेक करते हैं. ये हो गया हमारे लिए 2 3 1 4 2 3 1 4. ऑप्शन नंबर ए में एक्चुअली ये आगे पीछे हो गया है.
बाकी तो 2 3 ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे पास आंसर यहाँ से मैच कर रहा है, हमें पता चल रहा है कि अगर आप लोगों ने, ये अच्छा हुआ कि जो आगे पीछे हुआ ये पीछे की तरफ हो गया। अगर इनिशियल में होता तो हमारे लिए थोड़ा सा ऑप्शन मिसमैच कर जाता, लेकिन 2 3 और किसी में भी नहीं दिख रहा। ठीक है, तो हम यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं। गुमाइडीन पहले, फिर अमाइडीन, तो 2 3 और ये थोड़ा आगे पीछे हो गया। तो यहाँ से हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए अगर आप निकालते हैं तो भी करेक्ट आता है। ये हमारे लिए थोड़ा रिवर्स होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं, ये हमें इस टाइप का एक मॉलिक्यूल गिवन है NH2, ठीक है। अगर मैं इसको HNO2 से रिएक्ट कराता हूँ तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, ये हमें कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन करके देगा। ये इस कार्बन पे हमें कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन मिलेगा। अगर मैं इस मिथाइल को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, अगर मैं मिथाइल शिफ्ट कर देता हूँ तो मुझे कुछ इस टाइप का ऑप्शन मिलता है। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और फाइनली हाइड्रोलाइसिस करने के बाद मुझे इस पॉजिटिव चार्ज की जगह अल्कोहल फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे लिए वापस से ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41 में जाते हैं। 41 में हमसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड व्हेन हीटेड विद KOH प्राइमरी अमीन मतलब RNH2 प्राइमरी अमीन गिव कार्बिल टेस्ट। कार्बिल टेस्ट पूछा है। कार्बिल टेस्ट में 1 डिग्री अमाइन से हमें आइसोसाइनेट प्रिपेयर होते हुए मिलता है, जिसमें जो KOH के साथ हम यूज करते हैं दैट इज CHCl3। ये कार्बिल टेस्ट कहलाता है। तो यहाँ से आता है हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। तो 41 का ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 सॉल्व करते हैं। 42 में हमसे टर्लिन के बारे में पूछा है। 42 में हमसे पूछा है कि व्हाट टर्लिन इज एक्चुअली पॉलीस्टर। ये एक पॉलीस्टर होता है और इसके जो मोनोमर्स होते हैं टर्लिन के, एक होता है टरथैलिक एसिड, देखिए ये है टरथैलिक एसिड, और इसके साथ में जो दूसरा मोनोमर मिक्स होता है दैट इज इथाइलिन ग्लाइकोल। ये इसके साथ में मिक्स होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आता है हमारे लिए बी करेक्ट, ठीक है। 42 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 43 सॉल्व करते हैं। 43 में हमें पूछा है नाइलॉन 66 इज एन एग्जाम्पल ऑफ 43 नाइलॉन 66, ठीक है। नाइलॉन 66 बेसिकली एक पॉलीअमाइड होता है। तो ये यहाँ से ऑप्शन तो हमारे लिए डी करेक्ट आ रहा है। मैं इसके मोनोमर्स भी बता देता हूँ आपको। इसका एक मोनोमर होता है 4COH। देखिए इसमें भी 6 कार्बन है, तो दिस इज एक्चुअली एडिपिक एसिड, और दूसरा इसका जो मोनोमर होता है वो होता है हेक्सामिथाइलिन डायमीन। दिस इज हेक्सामिथाइलिन डायमीन। ये नाइलॉन 66 के दोनों मोनोमर्स होते हैं। तो ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 44 सॉल्व करते हैं। 44 में पूछा है बेकेलाइट के बारे में। बेकेलाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनॉल। इसके मोनोमर एक मोनोमर तो हमें ऑलरेडी दे दिया है, ये बोलता है फिनॉल, और फिनॉल के साथ में जो नेक्स्ट होता है दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। इन दोनों को मिक्स करके हमें मिलता है बेकेलाइट। तो ये आता है हमारे लिए ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो दिस इज थ्योरेटिकल बेस। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। 45 का आंसर आता है सुक्रोस, दैट इज ऑप्शन नंबर डी सुक्रोस। सुक्रोस इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर इन चारों में से। तो हमारे 45 का आंसर आता है डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 में हमसे पूछा है फर्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड फैमिली, यानी एक तो इसने लिया है फॉर्मल्डिहाइड, और दूसरा लिया है एसिटल्डिहाइड। ये हो गए इसके एल्डिहाइड फैमिली के फर्स्ट 2 मेंबर्स। इनको अगर हम हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट कराएं तो हाइड्रोक्सिल अमीन इज एक्चुअली NH2OH। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH। इनको अगर रिएक्ट कराया जाए तो कितने प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो ठीक से देखिए, अगर मैं इसको रिमूव करूं तो ये मुझे ऑक्साइम बना के देता है कुछ इस टाइप का, ठीक है। और यहाँ से भी जो ऑक्सिम मिलता है वो मुझे मिलता है कुछ इस टाइप का, ये इस टाइप का, ठीक है। अब ठीक से देखिए, इसमें तो इस कार्बन के ये दोनों ही एलिमेंट सिमिलर हैं, तो ये तो टोटल एक ही प्रोडक्ट हुआ। लेकिन नीचे वाले में अगर मैं देखूं तो मुझे ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। तो ये एक तो हमें सिन बना के देगा और दूसरा प्रोडक्ट बना के देगा एंटी। तो यहाँ से मेरे पास आते हैं 2 प्रोडक्ट। तो टोटल अवर आंसर इज एक्चुअली 3। तो 46 का आंसर आता है हमारे पास में 3। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द फॉर्मूला। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, C3H9 N के लिए पूछा है कितने
आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो ठीक से देखते हैं, CH3 CH2 CH2 NH2। ठीक से देखिए, दिस इज़ एक्चुअली 1 डिग्री अमाइन। अगर मैं इसी को चेंज करके ऐसे लिख दूं, देखिए दिस इज़ अगेन 1 डिग्री अमाइन, लेकिन ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, पोजीशन आइसोमर्स हैं। ठीक है, अब इसमें और तो कोई चेंज नहीं हो सकता। एक चेंज हम ये कर सकते हैं, ये मैंने इसका 2 डिग्री अमाइन बना दिया, और इसी फॉर्मूले को अगर मैं चेंज कर दूं तो मेरे पास में एक 3 डिग्री अमाइन भी बनता है ऐसा। तो टोटल प्रोडक्ट हमारे पास में आ गए, नंबर ऑफ आइसोमर्स आर एक्चुअली 4। तो इसका आंसर आता है हमारे पास में 4 करेक्ट। तो 48 में अगर आपसे देखें, आपसे बोला गया है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स अमंग द फॉलोइंग दैट डू नॉट गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर इन फ्लेम टेस्ट इज। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स रखे गए हैं। मैक्सिमम के कैरेक्टरिस्टिक कलर्स मिलते हैं जिनको बंसन बर्नर फ्लेम टेस्ट भी बोलते हैं। अब अमंग दीज एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कैरेक्टरिस्टिक कलर नहीं देते, तो अगर हम वो देखें तो आंसर होना चाहिए हमारा बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। तो अमंग दीज एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स हमारे कैरेक्टरिस्टिक कलर नहीं देते हैं वो है हमारे बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, राइट। तो द थिंग इज, द रीजन फॉर दिस इज दैट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हैव really small size, and because of their exceptionally small size the electrons are tightly held by the nucleus, and because of which the Bunsen burner का जो flame होता है, it does not have enough energy to excite these electrons to higher level and then de-excitation, which actually is the reason for behind the colors, right? तो सिंस कि यहाँ पे ये एक्साइटेशन डी-एक्साइटेशन नहीं हो पा रहा है, तो इसकी वजह से ये कैरेक्टरिस्टिक कलर्स नहीं देते। तो आपसे पूछा द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा अमॉन्ग दीज 2। ओके, तो 48 का आंसर 2 है। 49 देखते हैं, हाउ मेनी पेरोक्सी लिंकेजेस आर प्रेजेंट इन पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ओके, तो सबसे पहले पायरोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पायरोफॉस्फोरिक एसिड कैसे बनता है, अगर आप देखें कैसे बनता है, आप उसको भी देखें। ये आपका एक H3PO4, ये आपका एक और H3PO4, जैसे हम फॉस्फोरिक एसिड के, अगर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड मिलके एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लूज करते हैं, राइट, यानी कि बेसिकली मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये मॉलिक्यूल अल्टीमेटली OH लूज किया और इसने H लूज किया, तो अल्टीमेटली जो नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए, राइट। तो ये है हमारा पायरोफॉस्फोरिक एसिड, और जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में एक भी पेरोक्सी लिंकेज नहीं है। तो आपसे पूछा है हाउ मेनी पेरोक्सी लिंकेजेस आर प्रेजेंट, आंसर हो जाएगा 0। ओके, 49 का आंसर 0 है। आते हैं अगले क्वेश्चन जो कि लास्ट है इस पेपर का, क्वेश्चन नंबर 50। बोला है देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 3 नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। बोला हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वाटर आर पॉसिबल। तो चलिए देख लेते हैं। जनरली हम जो वाटर बनाते हैं वो होता है ऐसा, एंड जो हम नॉर्मली वाटर बनाते हैं उसमें हम ऑटोमेटिकली एज्यूम करते हैं कि O जो है वो 16 है, राइट। अब एक काम करते हैं, हम O16 को ही लेके देखते हैं क्या क्या और पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास, कंसिडरिंग अदर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, राइट। आपको पता है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या कहते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो यहाँ पे प्रोटियम है। आगे देखें, ऐसा कर सकते हैं कि दोनों तरफ डी जिसे हम हैवी वाटर भी कहते हैं, D2। एक और अगर हम देखें तो ऐसा भी पॉसिबल है, T विद 16। अब मेरे को बताइए O, ऐसा भी अगर हम, अभी तक मैंने दोनों साइड में सेम तरह का आइसोटोप रखा था, अगर मैं मिक्स करना शुरू कर दूं तो एक तरफ H एक तरफ D, एक तरफ D एक तरफ T, और एक तरफ H एक तरफ T, और इन सब में भी ऑक्सीजन का 16 ही रखा है मैंने अभी तक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन सेंट्रल एटम O16 को लेके हमारे पास टोटल 6 पॉसिबिलिटीज है। तो आप मेरे को बताइए क्या मैं और 6 वाटर नहीं बना सकता जस्ट बाय रिप्लेसिंग O16 विद O17 एंड देन अनदर 6 forms of water just by replacing the O17 with O18. So if I consider, for O16 I may write, for O16 I found 6 waters, for O17 I found 6 types of water, and for O18 as well I found 6 types of water, combining to total of 18 kinds of water, right? तो 50 का आंसर क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए। पेपर वॉज प्रीटी सिंपल आई फील, एंड अगर आपने NCERT पे अच्छे से ध्यान दिया है तो दिस पेपर शुड हैव बीन वेरी इजी फॉर यू। ओके, ऑल द बेस्ट। आने वाले ATS सबसे इसके बाद से आप लोग का फुल टेस्ट शुरू होने वाला है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच।